morning all of you. Now today I am discussing about multiple degree of freedom system. तो आज हम सब लोग जो है मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो से काफ़ी डिफ़र किया है। डिफ़र इस सेंस में कि थोड़ा सा उसको हम कुछ फाइन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि लड़कों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो पहले समझिए मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है। मल्टीपल डिग्री का मतलब जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सपोज दैट अगर हम किसी 10th फ्लोर स्टोरी की बिल्डिंग की बात करें या n फ्लोर ऑफ बिल्डिंग हो, कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें नंबर ऑफ फ्लोर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस प्रकार की बिल्डिंग को एनालाइज करने के लिए 10 फ्लोर हो 12 फ्लोर हो, तो इस प्रकार की बिल्डिंग को एनालाइज करने के लिए हमको जो है मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए हमने लिखा है क्या, इफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज द डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो इंक्रीजेज। तो पहली चीज़ ये समझिए कि अगर जितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता था कि इक्वेशन एक ही बनता था। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 इक्वेशन बन जाते थे, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर n नंबर ऑफ इक्वेशन जो है आएगा, ठीक है। उसके बाद इट्स मीन्स फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देयर विल बी n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज टू सॉल्व मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ऑलवेज यूज़ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का ही यूज़ हम क्यों करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहली बात ये भी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो हमारा इक्वेशन जो है बढ़ता जाएगा, और जब इक्वेशन बढ़ेगा तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया है नीचे की तरफ। हमने M1, M2, M3 और Mn तक के सिस्टम्स को लिया है। ये ठीक ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर को हमने M1 लिया, सेकंड फ्लोर को M2, थर्ड फ्लोर को M3 और लास्ट फ्लोर को हमने Mn ले लिया। n फ्लोर हैं तो उससे पहला क्या हो जाएगा, Mn-1 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी एकदम क्लियर है। अब चूँकि सिस्टम ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इट्स कॉलम्स आर आल्सो बिहेव जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ क्या चीज़ कि जो बिल्डिंग के कॉलम होंगे वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। द कॉलम ऑफ द बिल्डिंग आर जस्ट बिहेव लाइक ए स्प्रिंग। तो क्या होगा कि जो पहला वाला कॉलम है उसको हमने स्प्रिंग की तरह कंसीडर किया, दूसरे वाले को भी कंसीडर किया, तो उस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसको हमने K1 लिया। दूसरे वाले M1 M2 के बीच जो स्प्रिंग है उसको K2 लिया, M2 M3 के बीच जो है K3 लिया। ठीक उसी प्रकार M3 और Mn-1 के बीच जो स्प्रिंग है उसको K4 लिया, और इधर से हमने Kn-1 ले लिया, ठीक है। और लास्ट वाला जो है उसको Kn ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए
ये तो हमारे बेसिक्स कंसेप्ट्स की बात अभी हम कर रहे हैं। अब एक चीज़ और आती है कि अगर जैसे कि कोई अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, अर्थक्वेक आएगा दैट से मतलब सिस्टम के ऊपर कुछ डायनामिक फोर्सेस लगेंगे। जब भी सिस्टम के ऊपर डायनामिक फोर्सेस लगेंगे, सपोज करिए हमने M1 जो सिस्टम है उसको कुछ फोर्स लगा करके डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, M1 को डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया। सिमिलरली जब हम M1 को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेंगे किसी अमाउंट x से, तो सेम टाइम M2 भी डिस्प्लेस होगा, M3 भी डिस्प्लेस होगा और यहाँ तक कि Mn भी डिस्प्लेस होगा। ये भी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे मैंने बोला कुछ हम इसमें कुछ फाइन स्टेप्स को कवर करेंगे। तो वो फाइन स्टेप्स ये है कि जैसे अगर हमने M1 को डिस्प्लेस किया है, ठीक है, किसी अमाउंट x से फोर्स लगाया, सिस्टम डिस्प्लेस हुआ। तो जैसे हमने कोई फोर्स F1 लगाया और M1 जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो जब M1 डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा तो M1 के कंपैरिजन में, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट M1 का होगा, सपोज करिए वो 5 mm का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो M2 जो है वो भी डिस्प्लेस होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट M1 के कंपैरिजन में कम होगा। और वह कितना होगा? कुछ कम होगा, लगभग सपोज दैट 4 mm का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिमिलरली M3 भी डिस्प्लेस होगा, तो उसमें कुछ और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। यानी कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात है इसमें जो हमको दिखाई दे रही है, वो ये है कि जैसे M1 फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा, तो वह ये समझिए कि जो K1 स्प्रिंग है वो क्या पड़े, उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स होगा, और उस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स कितना होगा? दैट्स K1 इंटू x1। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट स्टिफनेस इज मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली जब हम M2, अब देखिए, जब हम, ये तो बात हो गई हमारी K1 स्प्रिंग की। अब हम देखते हैं जब हम M1 को डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, उसी समय जब M1 डिस्प्लेस होगा, तो M1 डिस्प्लेस जब होगा तो वह क्या करेगा? K2 जो स्प्रिंग है उसको भी कंप्रेस करेगा। मतलब जिस समय K1 x1 फोर्स लग रहा है स्प्रिंग 1 में, ठीक है, उसी समय क्या होगा? उसी टाइम एट द सेम टाइम K2 स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होगी तो वह M2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और सेम टाइम जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, M2 के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक उसी समय क्या होगा कि K2 स्प्रिंग जो है, ठीक है, एक रेस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होगा, दैट्स K2 इंटू x2। तो ये पूरा प्रोसेस जो है थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक चलता रहेगा, ठीक है। और देखिए, हमने यहाँ पर नीचे में इन सभी चीज़ों को जो अभी हमने बात कही है, सारे पॉइंट्स को हमने नीचे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 में जितनी भी बातें हमने आपको समझाई है वो सभी बातें यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर देखिए और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देखेंगे कि M1 जो है, M1 जो मास है, इसमें देखिए रेस्टोरिंग फोर्स हमने फ्री बॉडी डायग्राम में K1 x1 रेस्टोरिंग फोर्स दिखाया है,
ठीक है। और जिस डायरेक्शन में m1 का मूवमेंट होगा, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक उसी डायरेक्शन में x1 जो है, x1 डबल डॉट, इट्स मीन्स एक्सेलरेशन जो है ठीक उसी डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है। अब देखिए K2 स्प्रिंग जो है वहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स कितना काम करेगा, K2 ब्रैकेट में x1 माइनस x2। हम x1 में से x2 को क्यों घटा रहे हैं, या घटा रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं, x1 का डिस्प्लेसमेंट जो है वह x2 से ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने x1 माइनस x2 किया है। सिमिलरली नीचे भी x2 माइनस x3 किया है, फिर उसके बाद x3 माइनस x4 किया है। पर्पज़ यही है कि हमेशा ऊपर वाले सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो देखिए नीचे लिखा भी हमने, इफ़ वी डिस्प्लेस मास m1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, रेस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। फॉर मास m1 ऑल द मोशंस आर अलोंग द स्प्रिंग एक्सिस। ठीक है। अब हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं सभी मासेस के लिए, फॉर ऑल द मासेस। ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि देयर इज़ ए रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब दैट्स ए स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पथ को फॉलो करता हुआ मोशन, उस मोशन को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशंस। तो द एक्सेलरेशन इज गिवन बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब देखिए एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू algebraic sum of all the external forces acting on a body। mx डबल डॉट क्या होगा, mx डबल डॉट इज इक्वल टू algebraic sum of all the external forces acting on a body and यहाँ पर देखिए कि अगर हम सभी फोर्सेस जो भी m1 सिस्टम पर लग रहे हैं, ठीक है, उसको जो भी फोर्सेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको हमने निगेटिव ले लिया है। ठीक है। तो अगर आप m1 सिस्टम देखिए, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो k1 x1 जो भी मोशंस के अपोजिट लग रहा है, और दूसरा फोर्सेस जो है वो k2 x1 माइनस x2 जो है वो भी जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वो भी रेस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। तो m1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k1 x1 माइनस k2 x1 माइनस x2। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो m1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k1 x1 माइनस k2 x1 प्लस k2 x2। ठीक है। अब इसमें हमने x1 को कॉमन लिया, k1 प्लस k2 हो गया, माइनस लगा दिए, प्लस k2 x2। ठीक है। अब जो है इसको फिर सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया जो हमने रेड पेन से लिखा हुआ है, दैट से m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 x1 माइनस k2 x2 इज इक्वल टू 0 नाउ। बट इफ़ यू सी द प्रॉब्लम वी डायरेक्टली राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए जो हमने रेड पेन से इक्वेशन बनाया है वहीं तक आप उसको पहले समझिए। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशंस को हमने नीचे भी बनाया है, आप चाहें तो ये जो प्रोसेस हमने पूरा अभी तक समझाया है, जो रेड पेन से इक्वेशन बनाया है, उसको अगर आप ना भी फॉलो करें तो आप डायरेक्टली भी इक्वेशन बना सकते हैं। ये चीज़ हमने नीचे लिख के बताई है, तो आप इसको फॉलो करें ना करें इसके हिसाब से, बट इसके हिसाब से चलना बेहतर होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता, इसलिए हम डायरेक्टली जो है, देखिए हमने यहाँ पे जो बट के बाद जो भी चीज़ें लिखी हैं और इक्वेशन नंबर 1 बनाया है
वो वही चीज़ है जो हमने ऊपर किया है। तो एक प्रकार से आप इसको अल्टरनेटिव समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप चाहें, क्योंकि किताबों में क्या होता है न्यूमेरिकल डायरेक्ट ऐसे लिख देता है, जैसे m1 मास लिखेगा और m1 x1 लगा देगा, k1 x1 लगा देगा और उसके बाद k2 x2 माइनस x1 कर देगा। ठीक है, और फिर इसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो जैसे भी आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं। चीज़ एक ही है। अब देखते हैं क्या क्या कंक्लूज़न निकला इससे। ठीक है, फिर हम मास m2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद जो है हम फाइनली मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले वन मास m1 इज मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज आल्सो एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ये बात हमने आपको क्लियर कर दी। दूसरी चीज़, व्हेन मास m1 इज मूव अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, द स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मास m1 मूव करेगा, स्प्रिंग फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हेन मास m1 इज मूव डाउनवर्ड, इट कंप्रेस द स्प्रिंग k2। ठीक है, देन k2 अप्लाई ए फोर्स इन अपोर्ड डायरेक्शन। ये बात भी हमने आपको क्लियर कर दिया था कि जब भी मास m1 जो है डाउनवर्ड मूव करेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा k2 स्प्रिंग को, और k2 स्प्रिंग भी एक प्रकार का अपवर्ड फोर्स लगाएगी, दैट्स कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको लिखा दिया है। अब हम आते हैं फॉर मास m2 के लिए। मास m2 के लिए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, वही प्रोसेस है कि फॉर मास m2 एल्जेब्रिक सम, ठीक है, जो यहाँ पर यूज़ किया था हमने mx डबल डॉट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इसी चीज़ को बार बार आप यूज़ करेंगे। तो mx डबल डॉट का मतलब m2 x2 डबल डॉट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ले लेंगे m2 सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस का। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है k2 x1 माइनस x2, एक फोर्स लग रहा है k2 x1 माइनस x2 माइनस k3 x2 माइनस x3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई किया है, m2 x2 डबल डॉट को इज इक्वल टू नाउ k2 x1 माइनस k2 x2 माइनस k3 x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k3 x3। ठीक है, m2 x2 डबल डॉट इज इक्वल टू, अब हमने x2 वाले को हमने बाहर ले लिया, k2 प्लस k3 अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सर यहाँ पर आपने k2 x1 माइनस x2 को माइनस क्यों नहीं लिया। ऐसा आप पूछ सकते हैं कि सर इसको माइनस क्यों नहीं लिया। ठीक है, देखिए हमने एक बात आपसे कही यहाँ पर कि जब हमारा सिस्टम, ठीक है ना, जब हमारा सिस्टम m1 मास डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा तो वह जो है एक फोर्स लगाएगा m2 के ऊपर। ठीक है, जब m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो सेम टाइम अपोजिट एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा। तो यानी कि वहाँ पर दो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं। तो जब हम m2 के लिए मास इक्वेशन लिखेंगे तो एक फोर्स आ जाएगा k2 x1 माइनस x2 और एक दूसरा फोर्स आ जाएगा k3 x2 माइनस x3। यहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा। देखिए k2 x1 माइनस x2 जो है वो एक बार डाउनवर्ड लग रहा है, जब डाउनवर्ड लगेगा तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे और फिर इसी सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा आप जब नीचे से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा k3 x2 माइनस x3। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से, तो एक फोर्स उसको m2 मास को कंप्रेस कर रहा होगा डाउनवर्ड और एक फोर्स जो है नीचे से लग रहा होगा ड्यू टू स्प्रिंग k3 की वजह से। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। m2 मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर से नीचे की तरफ जो उसको कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से, वह होगा
कंप्रेस करने की वजह से, वह फोर्स है K2 x1 माइनस x2, और एक फोर्स और M2 मास पे लग रहा होगा नीचे की तरफ से, दैट्स ए कॉल्ड K3 x2 माइनस x3। तो यहाँ पर आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना पड़ेगा और तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम इतना आ जाएगा, ये सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और सबको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया है, एक इक्वेशन बना दिया मास M2 के लिए। नीचे रेड पेन से दिखाई दे रहा है M2 x2 डबल डॉट माइनस K2 x1 प्लस K2 प्लस K3 x2 ब्रैकेट में, ठीक है, K2 प्लस K3 ब्रैकेट में आ गया इंटू x2 माइनस K3 x3 इज इक्वल टू 0 ना। इसी प्रकार सिमिलरली सेम कंसेप्ट लगा दिया हमने मास M3 के ऊपर। और अब हम बात करते हैं हाउ टू फॉर्म द मास मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक चीज़ और देखिए पहले कि मास मैट्रिक्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है, क्या पर्पज है मास मैट्रिक्स बनाने का। इस पूरे इक्वेशंस को सॉल्व कर, बहुत से हमसे लड़के ये भी पूछे कि भाई ये मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स की ही ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम कोई दूसरा मैट्रिक्स क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको हम इस चीज़ को भी समझाते हैं कि हम मास मैट्रिक्स क्यों बना रहे हैं। तो मास मैट्रिक्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें कि सिस्टम के ऊपर दो ही प्रकार के फोर्सेस का रोल है। एक तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स ए कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। और दूसरा ये फोर्स कैसा क्या है, मतलब जैसे आप न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, आपको या मालूम होगा कि न्यूटन्स लॉ में क्या होता है कि F बराबर m में, एक F जहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स होता है दैट्स ए कॉल्ड F, और ma मतलब दैट्स ए मास टाइम्स एक्सेलरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो पहला हमने मास मैट्रिक्स की बात की, और ये मास मैट्रिक्स किसके साथ आ रहा है, एक्सेलरेशन के साथ, प्लस दूसरा चीज़ आएगा हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स, प्लस के बाद जो है आप स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे। और स्टिफनेस क्या मैट्रिक्स किसके साथ आता है, एक्स के साथ, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का मतलब K इंटू एक्स क्या हो गया, K इंटू एक्स मतलब रेस्टोरिंग फोर्स। तो दो प्रकार के फोर्सेस से ही ये पूरा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मास मैट्रिक्स हम कैसे कैसे फॉर्म करेंगे, अगर हमको न्यूमेरिकल में भी आ जाए तो कैसे फॉर्म करेंगे, और अगर हमको थ्योरेटिकल आ जाता है तो कैसे फॉर्म करेंगे, दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे। आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 1, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, बात एक ही है, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है ना। चलिए पहला वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मास मैट्रिक्स बनाने के लिए ब्रैकेट में पहले x1 डबल डॉट, दूसरा वाला जो डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म है, एक्सेलरेशन वाला टर्म है, x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट, x3 डबल डॉट, और डॉट डॉट करके xn तक लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे कि जो भी डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म है, एक्सेलरेशन वाला जो टर्म है, मतलब x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट, x3 डबल डॉट, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे लाइन से। और लिखने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम x1 डबल डॉट के साथ, ठीक है, क्या टर्म आ रहा है उसको देखेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे, फिर x2 डबल डॉट के साथ क्या टर्म आ रहा है, x3 डबल डॉट के साथ क्या टर्म आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो इन सभी को देखते जाएंगे और उस चीज़ों को लिखते जाएंगे। तो आप देखिए x1 डबल डॉट का कोई टर्म इक्वेशन नंबर 1 में है क्या, पहला टर्म आया, दैट्स कॉल्ड m1 आया। तो आप m1 को लिख दीजिए यहाँ पर, कहाँ पे,
नीचे आइए, देखिए सबसे पहले m1 लिख दीजिए। फिर देखिए उसके बाद आप x2 डबल डॉट कर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में कोई टर्म है क्या, नहीं दिखाई देगा, 0, तुरंत 0 लिखिए। x3 डबल डॉट का टर्म इक्वेशन नंबर 1 में देखिए कोई है क्या, कुछ भी नहीं है, 0 लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार xn डबल डॉट का कोई टर्म है क्या इक्वेशन नंबर 1 में, नहीं है, 0 लिख दीजिए। अब दोबारा आप आइए इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो आपने मास m2 के लिए बनाया है, तो उसमें देखिए x1 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या, नहीं है, 0 लिख दीजिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें x1 डबल डॉट का टर्म 0 है, x2 डबल डॉट का एक टर्म दिखाई दे रहा है वो है m2, x3 डबल डॉट का कोई टर्म नहीं है, x4 डबल डॉट का कोई नहीं है, सबको लिख दीजिए 0 उठा करके। ठीक है, तो इस तरह आप लिखते जाएंगे और देखिए हमने बना दिया है मास मैट्रिक्स। ठीक है, अब आती है बारी स्टिफनेस मैट्रिक्स की। देखिए हमने नीचे लिखा है मास मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल फॉर्म, एक्सेलरेशन कॉलम मैट्रिक्स, उसके साथ मास मैट्रिक्स के साथ हमेशा एक्सेलरेशन का मैट्रिक्स आएगा। अब आते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स पर। ठीक है ना, स्टिफनेस मैट्रिक्स भी ठीक सेम प्रोसेस यूज करेंगे और हम इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में, सभी में देखते जाएंगे कि x1 का टर्म, x2 का टर्म, x3 का टर्म, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने मास मैट्रिक्स फॉर्म किया है ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये देखिए नीचे हमने लिख दिया है mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ वीडियोस और हम लेंगे तो उसके हम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स मेल ID apsingh622@gmail.com। ठीक है, और आपको कुछ नई चीज़ जो आप इसे पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, एंड अगर इससे रिलेटेड आप कुछ और भी मतलब लाइक जस्ट PPTs या कुछ ऐसा चीज़, या आपको कुछ नई चीज़ अगर आपको दिखाई दी या नया चीज़ आपको कुछ समझ में आ रहा है तो हो सकता है आपको कुछ इसके बारे में कुछ कुछ नया आपने गेन किया हो, तो वो चीज़ें आप ज़रूर इसको हमसे पूछिए, डिस्कस करिए। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से किसी को इक्वेशंस बनाने में कोई दिक्कत आएगी। अब सभी लड़के इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा हम देखिए चीज़ों को किस प्रकार बहुत ही मतलब एक एक स्टेप्स हमने लिया है, यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, हमेशा x डबल डॉट वाला टर्म पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर x2 x3 के टर्म लिखने हैं हमको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।